हमारे चैनल रेगुलर फार्मेसी पर। स्टूडेंट आज का वीडियो सेशन है फार्माकोलॉजी चैप्टर 4। स्टूडेंट यदि आपने चैप्टर 3 या चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हो। चैप्टर नेम रहने वाला है आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर कार्य करने वाली दवाएं। स्टूडेंट चैप्टर काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक, सामान्य संज्ञाहन या निश्चेतन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। एनेस्थेटिक्स वे औषधियां हैं जो बॉडी में लॉस ऑफ सेंसेशन यानी संवेदनाओं का अभाव पैदा करती हैं, ताकि पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेन या डिस्कम्फर्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं। एनेस्थीसिया का उद्देश्य पेशेंट को पेनलेस यानी दर्द रहित, अनकॉन्शियस और रिलैक्स स्थिति में रखना है। ओके। आगे है एनेस्थेटिक्स को उनके एक्शन के आधार पर मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक यानी स्थानीय संज्ञाहन औषधियां। ये ड्रग्स केवल बॉडी के किसी स्पेसिफिक भाग में सेंसेशन ब्लॉक करती हैं, जबकि पेशेंट कॉन्शियस रहता है यानी पेशेंट होश में रहता है। इसका यूज दांतों का ट्रीटमेंट, छोटी सर्जरी और ऑफ्थेल्मिक प्रैक्टिस यानी नेत्र चिकित्सा अभ्यास में किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जांपल लेडोकेन, प्रोकेन और बुपिवाकेन, ये तीन लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जांपल्स हैं। आगे आते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स यानी सामान्य संज्ञाहन औषधियां। जनरल एनेस्थेटिक्स वे ड्रग्स हैं जो पूरे शरीर में रिवर्सिबल अनकॉन्शियस यानी अस्थायी बेहोशी, लॉस ऑफ सेंसेशन यानी संवेदनाओं का लोप और मसल्स रिलैक्सेशन उत्पन्न करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेशन रूट यानी प्रशासनिक मार्ग के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। जनरल एनेस्थेटिक्स को कौन कौन से भागों में बांटा गया है उनको समझते हैं। स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप तक 5वें चैप्टर की वीडियो पहुंच सके। फर्स्ट नंबर है इसमें इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, श्वसन द्वारा संज्ञाहन। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बॉडी में श्वसन के थ्रू दी जाती हैं। ये ड्रग्स गैसेस या वॉलेटाइल लिक्विड्स के रूप में होती हैं। ये दो फॉर्म में होती हैं, गैसेस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, और इन्हें पेशेंट को रेस्पिरेशन द्वारा दिया जाता है यानी श्वसन के थ्रू दिया जाता है। इनका एब्जॉर्प्शन लंग्स से होकर सीएनएस तक पहुंचता है यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचता है, और इससे सर्जिकल एनेस्थीसिया प्राप्त होता है। वो बेहोशी की अनकॉन्शियस की स्थिति में चला जाता है। इसी में ए नंबर है गैसियस एजेंट्स यानी वायवीय औषधियां। ये क्या होती हैं? ये गैसेस फॉर्म में होती हैं और इन्हें सामान्यतः ऑपरेशन के शुरू में पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी बेहोश करने के लिए और अनकॉन्शियसनेस बनाए रखने के लिए यूज की जाती हैं। ऐसे कहने का मतलब है ये ऑपरेशन से पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी बेहोश करने के लिए यूज की जाती हैं और अनकॉन्शियसनेस बनाए रखने के लिए भी यूज की जाती हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इनके। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया हमारा और साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी में बी नंबर है वॉलेटाइल लिक्विड एजेंट्स, उड़नशील द्रव्य औषधियां। ये क्या होती हैं? ये लिक्विड्स होते हैं जो वाष्प बनाकर रेस्पिरेशन के थ्रू दिए जाते हैं। इनका असर पावरफुल होता है और मेजर सर्जरी में यूज होती हैं। ये बड़ी सर्जरी में यूज होते हैं और इनका जो असर होता है वो काफी पावरफुल यानी ज्यादा होता है। ओके, एग्जांपल्स हैं इसके हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन और डेसफ्लोरेन और ईथर, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, निद्राजनक और शांतिकारक औषधियां। स्टूडेंट यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी हिसाब से हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स ऐसी ड्रग्स हैं जो सीएनएस डिप्रेशंस होती हैं और लो डोज में सेडेटिव्स की तरह वर्क करती हैं और पेशेंट को स्थिरता और रिलैक्सेशन देती हैं, जबकि हाई डोज में हिप्नोटिक्स बनकर नींद लाती हैं, जिससे पेशेंट की मेंटल स्थिति में सुधार आता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को समझा दूं। क्लासिफिकेशन में वो सारी चीज लिखनी होती है मगर के लिखना होता है। तो देखते हैं हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, निद्राजनक और शांतिकारक औषधियों का वर्गीकरण करते हैं हम। ए नंबर में है बार्बिट्रेट।
बार्बिट्रेट क्या होती है उसको समझते हैं। ये पुराने हिप्नोटिक सेडेटिव ड्रग्स हैं जो सीएनएस डिप्रेशन यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम डिप्रेशन करके रिलैक्सेशन स्थिति और नींद लाते हैं। यानी जो हिप्नोटिक और सेडेटिव ड्रग्स हैं वो सीएनएस पर असर करते हैं और हमें रिलैक्सेशन की स्थिति और नींद लाते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म यूज से यानी लंबे समय से यूज करने से डिपेंडेंसी हो सकती है यानी निर्भरता हो सकती है। इसे डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज करना चाहिए, यानी हर किसी को इसका यूज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही इसे यूज करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं। पहला एग्जांपल है फिनोबार्बिटॉल और सेकंड है पेंटोबार्बिटॉल। क्लियर है। सेकंड है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स को इसमें शॉर्ट में समझाएंगे, फिर आपको आगे इसे डिटेल में भी समझाएंगे। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या होता है? ये मॉडर्न ड्रग्स हैं जो गावा न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी बढ़ाती हैं, जिससे पेशेंट को नींद आना, एंजाइटी कम होना, रिलैक्सेशन और डीप स्लीप जैसी स्थिति मिलती है। इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बार्बिट्रेट से बेहतर होती है, जिससे डिपेंडेंसी यानी आत्मनिर्भरता भी कम होती है। ये बार्बिट्रेट से बेहतर होती है, इससे डिपेंडेंसी की समस्या कम होती है। ओके, आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है डायजेपाम, सेकंड है लोराजेपाम और थर्ड है मिडाजोलम। क्लियर है, एग्जांपल्स क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं थर्ड मेडिसिन की ओर। थर्ड नंबर करते हैं नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स यानी गैर बेंजोडाइजेपाइन स्ट्रक्चर। ये ड्रग्स स्ट्रक्चर में बेंजोडाइजेपिन जैसी नहीं होती, लेकिन इफेक्ट हिप्नोटिक्स जैसा देती हैं। इनका मुख्य यूज इंसोम्निया यानी अनिद्रा में किया जाता है और इनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। क्लियर है, जिससे यह कुछ टाइम तक ही पेशेंट को नींद में रखने में हेल्प करती हैं। यानी इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट होती है, इसलिए कुछ ही टाइम तक ये पेशेंट को नींद में रख पाती हैं। चलिए एग्जांपल्स हैं इसके। फर्स्ट है जोल्पिडेम और सेकंड है जोपिक्लोन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है बार्बिट्रेट। बार्बिट्रेट को यहाँ डिटेल में समझेंगे, वह हमने क्लासिफिकेशन की वजह से उसे शॉर्ट में समझाया था। क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ लिखनी होती हैं जो कि टॉपिक में पूछी जाती हैं, उन्हें सभी को शॉर्ट में लिखना होता है। क्लियर है। बार्बिट्रेट्स पुराने हिप्नोटिक तथा सेडेटिव ड्रग्स हैं जो सीएनएस डिप्रेशंस हैं। ये डोज के हिसाब से निद्राजनन प्रभाव से लेकर हिप्नोसिस और एनेस्थीसिया तक इफेक्ट दे सकती हैं। इसे डिपेंडेंसी और टॉक्सिसिटी की वजह से इनका यूज अब लिमिटेड हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी औषधीय क्रियाएं। ये ड्रग्स गावा न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटीज को बढ़ाती है और तंत्रिका सेल की उत्तेजनशीलता कम करती है। रिजल्ट यह होता है कि कम डोज में पेशेंट को निद्राजनन प्रभाव मिलता है तथा थोड़ी ज़्यादा डोज पर हिप्नोसिस। आगे बढ़ते हैं। हिप्नोसिस यानी नींद आ जाती है और बहुत हाई डोज पर एनेस्थीसिया या कोमा भी हो सकता है, यानी सबसे ज़्यादा डोज दे दें तो एनेस्थीसिया या कोमा भी हो सकता है। इसका एंटी कोल्डरेंस यानी अवसादरोधी इफेक्ट भी होता है, इसलिए कुछ मिर्गी के केसेस में काम आती है। इसे डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके यूजेस देखते हैं। उपयोग, नींद न आने पर हिप्नोटिक्स ड्रग की तरह यूज़ होती है। आगे है एंजाइटी और टेंशन कम करने के लिए सेडेटिव्स की तरह दी जाती है। थर्ड नंबर है एपिलेप्सी यानी मिर्गी में फेनोबार्बिटॉल बहुत काम आता है। क्लियर है। ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक्स की तरह दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं बेंजोडाइजेपाइंस। बेंजोडाइजेपाइंस को भी हम डिटेल में समझेंगे। तो बेंजोडाइजेपाइंस मॉडल हिप्नोटिक सेडेटिव ड्रग्स हैं जो सीएनएस डिप्रेशंस है। ये बार्बिट्रेट से ज़्यादा सेफ मानी जाती हैं, यानी ये जो ड्रग हैं वो बार्बिट्रेट से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और सेफ भी होती हैं, क्योंकि सेंसिल और डिपेंडेंसी कम होती है। इनमें बार्बिट्रेट के हिसाब से डिपेंडेंसी बहुत कम होती है। क्लियर है। इसको देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसके जो औषधि क्रिया होती हैं वो किस प्रकार होती हैं। ये ड्रग्स गावा न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, जिससे ब्रेन में न्यूरॉन्स की उत्तेजनशीलता कम होती है। रिजल्ट यह होता है कि पेशेंट को सेडेशन यानी निद्रा, एंजाइटी रिलीफ यानी चिंता में आराम मिलता है और हिप्नोसिस मिलता है। लो डोज पर कामलेस आता है यानी नींद आना या फिर शांति की स्थिति। मीडियम डोज पर नींद आती है और कुछ ड्रग्स प्री एनेस्थेटिक्स या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स यानी अवक्षेप रोधी औषधियों की तरह भी वर्क करती हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। आगे आते हैं यूजेस यानी उपयोग। टेंशन और एंजाइटी कम करने के लिए दी जाती हैं। सेकंड नंबर, नींद ना आने की प्रॉब्लम में हिप्नोटिक्स की तरह वर्क करती हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी और तीव्र दौरे को कंट्रोल करने में दी जाती हैं। ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन की तरह यूजफुल है। ओके, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है नियर नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स, नवीन गैर बेंजोडाइजेपिन निद्राजनक औषधियाँ। इनको समझते हैं डिटेल में। ये नई हिप्नोटिक ड्रग्स हैं जो स्ट्रक्चर में बेंजोडाइजेपाइन जैसी नहीं होती, लेकिन एक्शन ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाती हैं। इनका यूज इंसोम्निया यानी नींद की प्रॉब्लम में किया जाता है और इनकी खासियत है कि ये जल्दी असर करती हैं और हैंगओवर इफेक्ट यानी नींद की दवा के बाद की सुस्ती को कम छोड़ती हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। औषधि क्रिया। ये ड्रग्स ब्रेन में गामा ए रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं और न्यूरॉन्स की उत्तेजनशीलता को कम कर देती हैं। रिजल्ट यह होता है कि पेशेंट को जल्दी नींद आती है, स्लीप नेचुरल रहती है और नेक्स्ट डे सुस्ती भी कम रहती है। क्लियर है। अब इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस यानी उपयोग। अब इसके यूजेस करेंगे उपयोग। नींद ना आने यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम में वर्क करती है। सेकंड है स्लीप जल्दी लाने और डीप रखने में हेल्पफुल होती है, यानी जल्दी नींद आती है और नींद गहरी रहती है। थर्ड नंबर है शॉर्ट टर्म हिप्नोटिक्स की तरह दी जाती है, खासकर उन पेशेंट को जिन्हें बारबिटरेट और बेंजोडाइजेपिन्स सहन नहीं होते। ये ऐसी मेडिसिन है लियो जो बारबिटरेट और बेंजोडाइजेपिन्स जिन्हें सहन नहीं होते उन्हें दी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है एंटी कन्वल्शन ड्रग, दौरे रोकने वाली औषधियाँ। ऐसी औषधियाँ जो दौरे को कंट्रोल करती हैं यानी रोकती हैं, उन्हें एंटी कन्वल्शन ड्रग कहते हैं। क्लियर है। इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। एंटी कन्वल्शन ड्रग्स वे मेडिसिन हैं जो सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। सीजर्स ब्रेन में न्यूरॉन्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी से होते हैं और पेशेंट को झटके, बेहोशी, सेंसरी डिस्टरबेंस हो सकते हैं। ये ड्रग्स ब्रेन में उत्तेजनशीलता को कम करके और गामा जैसे इनहिबिटरी सिग्नल्स को बढ़ाकर सीजर्स को कंट्रोल करती हैं। ओके, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन। अब एंटी कन्वल्सन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे। फर्स्ट नंबर है जनरलाइज्ड टॉनिक सीजर, सामान्य दौरे के लिए। ये ड्रग्स जनरलाइज्ड सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जनरलाइज्ड जो सीजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है फिनाइटोइन, सेकंड है कार्बामेज़पिन और थर्ड नंबर है वेलप्रोइक एसिड। ओके, सेकंड नंबर में देखते हैं एब्सेंस सीजर्स, अनुपस्थिति वाले दौरे। कुछ ऐसे दौरे होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं फिर चले जाते हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म दौरे या फिर अनुपस्थिति वाले दौरे कहते हैं। हम देखते हैं। ये सीजर्स शॉर्ट होते हैं यानी कुछ समय के लिए होते हैं, जिनमें पेशेंट कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक या अनकॉन्शियस हो जाता है। यानी कुछ समय के लिए आए तो पेशेंट ब्लैंक या अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर चले जाते हैं, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर में एथोक्सिमाइड, सेकंड है वेलप्रोइक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है मायोक्लोनिक एंड एटोनिक सीजर्स, झटके और अचानक गिरने वाले दौरे। कुछ दौरे ऐसे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं और उनमें जो पर्सन होता है वो गिर भी जाता है। देखते हैं। ये स्पेशल टाइप के सीजर्स यानी दौरे होते हैं जिनमें अचानक मसल्स जाम हो जाती है तथा कभी कभी पर्सन गिर भी जाता है, यानी कभी कभी पर्सन गिर भी जाता है इसमें। ओके, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है क्लोनाजेपाम और सेकंड है वेलप्रोइक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। औषधि क्रियाएं। मिर्गी की मेडिसिन न्यूरॉन्स के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके उनके बार बार फायर यानी जलने को रोकता है। इस वजह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है और सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं, यानी दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। इनका सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सेडेटिव एक्शन बहुत कम होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो सेडेटिव एक्शन होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए यह केवल सीजर्स को कंट्रोल
नॉर्मल अलर्टनेस बनी रहती है, बिहेवियर करता है नॉर्मल तरीके से वैसे ही करता है। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसके यूजेस करते हैं उपयोग। मिर्गी यानी एपिलेप्सी के जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स में दिया जाता है। सेकंड नंबर है आंशिक सीजर्स को कंट्रोल करने में काम आता है। थर्ड नंबर है स्टेटस एपिलेप्टिक्स में इमरजेंसी के तौर पर यूज किया जाता है। और फोर्थ नंबर है हार्ट की अनियमित धड़कन में यूजफुल होता है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको यूजेस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फेनोबार्बिटॉल को। फेनोबार्बिटॉल एक एंटी कन्वल्शन ड्रग का टॉपिक है, इसको समझते हैं डिटेल में। क्लियर है? फेनोबार्बिटॉन बार्बिट्रेट ग्रुप की सबसे ओल्ड और सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटी कन्वल्शन ड्रग्स है। क्लियर? यह सस्ती, इफेक्टिव और लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, इसलिए कई देशों में अभी भी कॉमनली यूज की जाती हैं। क्लियर है? आगे इसके देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन को, औषधि क्रियाएं। फिनोबार्बिटोल ब्रेन में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटीज को बढ़ाता है और न्यूरॉन्स की उत्तेजनशीलता को कम करता है। इससे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और सीजर्स कम हो जाते हैं। लो डोज पर रिलैक्स देता है, लेकिन मुख्य एक्शन एंटी कन्वल्सेंट का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके यूजेस यानी उपयोग देखते हैं। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। सेकंड है आंशिक सीजर्स में भी यूजफुल है। थर्ड नंबर में है स्टेटस एपिलेप्टिक्स में अल्टरनेटिव ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है। आगे 4 नंबर में है डेवलपिंग कंट्रीज में कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कार्बामेज़पिन। कार्बामेज़पिन एंटी कन्वल्सन ड्रग्स का सेकंड टॉपिक है, देखते हैं इसको। कार्बामेज़पिन एक कॉमनली यूज्ड एंटी कन्वल्सन ड्रग्स है। यह स्पेशली आंशिक सीजर्स और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। इसके साथ साथ इसमें पेन रिलीफिंग और मूड स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। क्लियर है? कार्बामेज़पिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देखते हैं, औषधि क्रियाएं। कार्बामेज़पिन न्यूरॉन्स के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके एबनॉर्मल रेपिटेटिव फायरिंग को रोकता है। इससे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज स्टेबलाइज होती है और सीजर्स कंट्रोल होते हैं। इसमें पेन रिलीफ इफेक्ट भी होता है, खासकर नर्व्स पेन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। अब इसके यूजेस देखते हैं उपयोग। आंशिक सीजर्स और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स में फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। सेकंड में है सीवियर नर्व्स पेन में बहुत इफेक्टिव है। थर्ड नंबर में है वेपुलर डिसऑर्डर्स में मूड स्टेबलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है एंटी एंजाइटी ड्रग, चिंता रोधी औषधियां। ऐसी औषधियां जो चिंता को दूर करती हैं यानी एंजाइटी को दूर करती हैं, वो कौन सी है उनको समझते हैं आसान भाषा में। एंटी एंजाइटी ड्रग्स वे मेडिसिन हैं जो पेशेंट की टेंशन, फियर, वरी और नर्वसनेस को कम करती हैं। यानी टेंशन को कम करती हैं, फिर डर को कम कर देती हैं और चिंता को कम कर देती हैं। क्लियर है? एंजाइटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बेचैनी, रेस्टलेसनेस और नींद की प्रॉब्लम रहती है। ये ड्रग्स ब्रेन में गामा न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को बढ़ाकर कामनेस और रिलैक्सेशन देती हैं। मॉडर्न एंटी एंजाइटी ड्रग्स ज़्यादातर बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं क्योंकि ये जल्दी असर करते हैं और बार्बिट्रेट से ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण की ओर। स्टूडेंट अब कहते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो नंबर फर्स्ट ड्रग है बेंजोडाइजेपाइंस। ये क्या होती है और क्या काम करती है, इसे देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंटी एंजाइटी ड्रग्स है। ये फास्ट इफेक्ट दिखाती है और सहनशीलता भी कम होती है। क्लियर है? इसमें एग्जांपल्स देखते हैं इसके। नंबर फर्स्ट है डायजेपाम, सेकंड है लोराजेपाम और थर्ड नंबर है एल्प्राजोलाम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो इसमें सेकंड ड्रग है आपकी एजाप्रोम। एजाप्रोम क्या वर्क करती है उसे देखते हैं। ये न्यूअर ड्रग्स है यानी ये नई ड्रग्स है जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर एक्ट करके एंजाइटी को कंट्रोल करती है जिससे निद्राजनक प्रभाव। इसका एग्जांपल्स है वोस्पेरोन। वोस्पेरोन है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट अब हम बेंजोडाइजेपाइंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। जो क्वेश्चन बनता है वो डिटेल में बनता है कि बेंजोडाइजेपाइंस के बारे में बताइए। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। बेंजोडाइजेपाइंस मॉडर्न एंटी एंजाइटी और हिप्नोटिक ड्रग है। ये बार्बिट्रेट से ज्यादा सेफ मानी जाती है क्योंकि डिपेंडेंसी और टॉक्सिसिटी कम होती है। आजकल एंजाइटी, इंसोम्निया और सीएनएस प्रॉब्लम यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम्स में बहुत कॉमनली है। ओके, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं, औषधि क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। अब बेंजोडाइजेपाइंस के फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। बेंजोडाइजेपाइंस ब्रेन में गामा ए रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इससे न्यूरॉन्स कम उत्तेजित हो जाते हैं और पेशेंट की स्थिरता, रिलैक्सेशन और नींद आती है। क्लियर है। लो डोज पर ये एंजाइटी कम करते हैं, मॉडरेट डोज पर हिप्नोटिक्स इफेक्ट यानी नींद लाते हैं, और कुछ ड्रग मसल्स रिलैक्सेशन और एंटी कन्वर्सेंट्स की तरह भी वर्क करती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके यूजेस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके यूजेस हैं, उपयोग एंजाइटी और टेंशन कम करने के लिए दी जाती हैं। सेकंड है नींद ना आने पर हिप्नोटिक्स की तरह वर्क करती हैं। थर्ड नंबर है मिर्गी और तीव्र सीजर्स कंट्रोल करने में यूजफुल होती हैं। और फोर्थ नंबर है ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक्स मेडिसिन के रूप में दी जाती हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट ड्रग है नॉन बेंजोडाइजेपिन यानी विस्परोन। विस्परोन एक नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, परिचय। बेंजोडाइजेपिन्स एक न्यूअर एंटी एंजाइटी ड्रग है, यानी जो विस्परोन है वो एक न्यू एंटी एंजाइटी ड्रग है जो बेंजोडाइजेपिन से अलग मैकेनिज्म से वर्क करती है। क्लियर है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें निद्राजनन प्रभाव, डिपेंडेंसी और मेडिसिन छोड़ने के बाद के लक्षण की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, औषधि क्रियाएं। विस्परोन ब्रेन के सेरोटोनिन 5-HT1A रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है। इससे एंजाइटी कम होती है, लेकिन निद्राजन प्रभाव या नींद बहुत कम आती है। यह स्लो एक्टिंग ड्रग है, यानी इफेक्ट दिखाने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ मानी जाती है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूज देखते हैं इसके। स्टूडेंट अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट नोट्स वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। यूजेस देखते हैं इसके। उपयोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स GAD में दी जाती है। सेकंड है लॉन्ग टर्म एंजाइटी ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। थर्ड नंबर है ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिन्हें निद्राजनन प्रभाव या डिपेंडेंसी से बचाना हो। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग, अवसाद रोधी औषधियाँ। इनको अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, अवसाद रोधी औषधियाँ। अवसाद रोधी औषधियाँ, डिप्रेशन औषधियाँ क्या होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं बॉडी पर, उन सभी को जानेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। एंटी एंजाइटी ड्रग्स वो मेडिसिन है जो डिप्रेशन यानी अवसाद को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें पेशेंट को लगातार उदासी, रुचि की कमी, थकान, नेगेटिव सोच और नींद की प्रॉब्लम रहती है। ये ड्रग्स ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन के लेवल को बैलेंस करके मूड सुधारती है और पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प करती है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की ओर। क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि एंटी डिप्रेशन ड्रग के बारे में बताइए तथा क्लासिफिकेशन भी लिखिए। तो इसी में आपको ये सारी चीज लिखनी होती है। फर्स्ट नंबर है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन TCA, त्रिचक्रीय अवसाद रोधी। ये पुरानी ड्रग्स हैं जो सेरोटोनिन और तंत्रिका रसायन की रीअपटेक ब्लॉक करके मूड इंप्रूव करती हैं। एग्जाम्पल है इनके एमिट्रेप्टालिन और एमिप्रामिन। क्लियर है। सेकंड ड्रग है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs, चयनात्मक सेरोटोनिन पुनः अवशोषण अवरोधक। तो ये मॉडर्न और सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटी डिप्रेसेंट हैं। ये सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक ब्लॉक करती हैं और साइड इफेक्ट कम करते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके फ्लोक्साटिन, सर्ट्रालिन, paroxetine। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड नंबर है सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRI, सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन पुनः अवशोषण अवरोधक। ये क्या होते हैं? ये ड्रग्स सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों के लेवल बढ़ाकर डिप्रेशन कंट्रोल करती है। एग्जांपल्स हैं इसके वेनलाफैक्सिन और सेकंड है ड्यूलॉक्सिटीन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है मोनोएमिन ऑक्सीडेज MAO इनहिबिटर्स, यानी एंटी डिप्रेसेंट में ही ये हेडिंग्स है, मोनोएमिन ऑक्सीडेज अवरोधक। इंट्रोडक्शन परिचय। MAO इनहिबिटर्स पुरानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ये मोनोएमिन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम को ब्लॉक करती है जो ब्रेन में नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन को तोड़ता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ जाता है और मूड इंप्रूव होता है। क्लियर, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें फेनिलजीन, सेकंड है ट्रानिलसिप्रोमिन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। औषधिक क्रियाएं। ये ड्रग सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी CNS में सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन की अवेलेबिलिटीज बढ़ाती हैं। इससे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन बेहतर होता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे सैडनेस, एंजाइटी और लॉस ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। इसका असर धीरे धीरे डेवलप होता है और थेराप्यूटिक बेनिफिट कुछ हफ्तों में दिखाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूज देखते हैं इसके यूजेस देखते हैं। उपयोग, मेजर डिप्रेशन में काम आती हैं। यदि कोई पर्सन ज्यादा डिप्रेशन में है तब ये ड्रग्स दी जाती हैं, खासकर जब दूसरे ड्रग असर ना करें तब। खासकर जब कोई एंटी डिप्रेशन ड्रग काम न कर रही हो तब इन ड्रग्स को दिया जाता है। एटिपिकल डिप्रेशन यानी जहां पेशेंट ज्यादा स्लीप और ज्यादा खाने की कंप्लेंट करता है वहां यूजफुल हैं। ये ऐसी जगह यूज होती हैं जहां पेशेंट कहता है कि मुझे ज्यादा भूख लगती है और ज्यादा नींद आती है। उस कंडीशन में ऐसी डिप्रेशन ड्रग दी जाती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। में आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी TCA, त्रिचक्रीय अवसाद रोधी औषधियां। काफी इंपोर्टेंट है, इनको डिटेल में समझेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका परिचय। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सबसे पुरानी और इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है। इनका नाम ट्राईसाइक्लिक इसीलिए पड़ा क्योंकि इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में 3 रिंग्स होती हैं। ये डिप्रेशन के साथ साथ पेन और कुछ अन्य मेंटल कंडीशंस में भी दी जाती हैं। ओके, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। औषधि क्रियाएं। ये ड्रग्स ब्रेन में सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं, जिससे रिजल्ट यह होता है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल तंत्रिका जोड़ में बढ़ जाता है और मूड इंप्रूव होता है। साथ ही इनका कुछ एक्शन हिस्टामिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर भी होता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट जैसे ड्राई माउथ ETC जैसी प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। क्लियर है, आगे इसके यूजेस देखते हैं। उपयोग, मेजर डिप्रेशन को कंट्रोल करने में दी जाती है, यानी कोई पेशेंट ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दी जाती हैं। क्रोनिक पेन और न्यूरोपैथिक पेन को कम करने में यूजफुल होती है। एंजाइटी और पेन डिसऑर्डर्स में भी काम आती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs, चयनात्मक सेरोटोनिन पुनः अवशोषण अवरोधक। SSRIs मॉडर्न एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये ट्राईसाइक्लिक और MAO इनहिबिटर से ज़्यादा सेफ और सहनीय मानी जाती हैं। क्लियर है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और ओवरडोज में भी सेफ रहती हैं। क्लियर है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। औषधि क्रियाएं। SSRIs खासतौर पर ब्रेन में सेरोटोनिन की रीअपटेक ब्लॉक करती है, जिससे तंत्रिका जोड़ में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, मूड इंप्रूव होता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे सैडनेस, टेंशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। इनका नोरेपिनेफ्रिन या डिप्रेशन पर खास इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनकी विशेषता और सेफ्टी ज़्यादा होती है। क्लियर है, इसके यूज देखते हैं। मेजर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग्स की तरह दी जाती हैं। सेकंड है एंजाइटी डिसऑर्डर्स और
पैनिक अटैक्स में हेल्पफुल हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स, मनोविकार रोधी औषधियां। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो मेडिसिन हैं जो मानसिक विकार जैसे सीवियर बिहेवियर प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। साइकोसिस में पेशेंट को भ्रम, झूठे विश्वास और थिंकिंग व बिहेवियर की गड़बड़ी होती है। ये ड्रग्स ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करके सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। इन्हें मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है क्योंकि ये पेशेंट को शांत और स्टेबल बनाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है नूट्रोपिक एजेंट्स, नूट्रोपिक औषधियां क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। नूट्रोपिक एजेंट्स ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें स्मार्ट डिसीज या ब्रेन पावर्स नूट्रोपिक एजेंट्स ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें स्मार्ट ड्रग्स या ब्रेन पावर बढ़ाने वाली दवा भी कहा जाता है। ये ड्रग्स ब्रेन की लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन और अलर्टनेस को इम्प्रूव करती हैं। इनका यूज ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है को मेमोरी लॉस, अल्जाइमर डिसीज या एज रिलेटेड मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ केसेस में स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स भी इन्हें मिसयूज करते हैं ताकि फोकस और मेमोरी बढ़ सके। न्यूट्रोपिक एजेंट्स होते हैं वो मेमोरी फोकस बढ़ाते हैं। कुछ केसेस में ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी इसका यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। नंबर फर्स्ट है कोलिनर्जिक एजेंट्स, कोलिनर्जिक औषधियां। ये ड्रग्स ब्रेन में कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाती हैं जिससे मेमोरी और समझने की क्षमता इंप्रूव होती है, यानी मेमोरी बढ़ती है और समझने की क्षमता भी इंप्रूव हो जाती है। फर्स्ट नंबर है टेक्रेन, सेकंड है डोजेपेजिल, थर्ड नंबर है रिवास्टिगमिन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में गावा अर्जिक एजेंट्स, गावा संबंधी औषधियां। ये गावा सिस्टम पर एक्ट करती हैं और ब्रेन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती हैं। ओके, एग्जांपल है इसका पैरासिटम। आगे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ न्यूट्रोपिक एजेंट्स, न्यूट्रोपिक औषधियों की औषधि क्रियाएं क्या होती है। न्यूट्रोपिक एजेंट्स ब्रेन में अलग अलग सिस्टम पर वर्क करते हैं। ये ड्रग्स न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमिशन को इंप्रूव करती हैं। इनका मेन एक्शन है, नंबर फर्स्ट है ब्रेन में एसिटिल कोलाइन लेवल बढ़ाना जिससे लर्निंग और मेमोरी बेटर होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है सेरेब्रल ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव करना जिससे न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। क्लियर है? आगे इसके यूजेस समझते हैं। यूजेस ऑफ न्यूट्रोपिक एजेंट, न्यूट्रोपिक औषधियों के उपयोग क्या है, आगे समझते हैं। फर्स्ट नंबर है अल्जाइमर डिसीज और मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, अल्जाइमर डिसीज को सही करने के लिए और मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। क्लियर है? सेकंड नंबर है ब्रेन इंजरी के बाद रिकवरी तेज करने के लिए, ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो उसको उसकी रिकवरी फास्ट हो जाए इसके लिए इसे यूज करते हैं न्यूट्रोपिक को। एज रिलेटेड मेमोरी लॉस में यूजफुल, जिस प्रकार से हमारी एज बढ़ती है धीरे धीरे उस हिसाब से हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रोपिक एजेंट्स दिए जाते हैं। कुछ केस लर्निंग डिसेबिलिटीज में दी जाती हैं, यानी लर्निंग में भी इसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स कभी कभी मिसयूज करते हैं, यानी स्टूडेंट और कुछ प्रोफेशनल्स भी इसका यूज करते हैं कंसंट्रेशन और अलर्टनेस बढ़ाने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेशन, केंद्रीय रूप से कार्य करने वाली पेशी शिथिलक। इंट्रोडक्शन समझते हैं। ये ड्रग्स सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी सीएनएस पर एक्ट करके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करती हैं। इनका मेन वर्क है मसल स्पैम और अकड़न को कम करना। इन्हें ऐंठन रोकने वाले ड्रग्स भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की ओर। ए नंबर में है गावा एगोनिस्ट। ये ड्रग्स गावा एक्टिविटी बढ़ाकर न्यूरॉन्स की उत्तेजनशीलता कम करती है
और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स है इसका वैक्सलोफेन। क्लियर है। सेकंड नंबर में है अल्फा 2 एंड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट, इसको समझते हैं। ये स्पिनल कोड में इनहिबिटरी सिग्नल्स बढ़ाते हैं जिससे जकड़न कम होती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एग्जांपल है टेजनिडीन। क्लियर है। अब इसके यूजेस देखते हैं। उपयोग मसल स्पास्म और अकड़न कम करने के लिए दी जाती हैं। सेकंड नंबर है बैक पेन और जॉइंट पेन में रिलीफ देने के लिए यूज होती हैं। थर्ड नंबर है पोस्ट ऑपरेटिव या ट्रॉमा के बाद मसल रिलैक्सेशन के लिए यूजफुल होती है। क्लियर है आपके यूजेस। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपका लास्ट टॉपिक है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। चैप्टर 4 का आपका ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है नारकोटिक दर्दनाशक औषधियां। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स हैं जो सीवियर पेन यानी तेज दर्द को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। ये ब्रेन और स्पिनल कोड के ओपियोइड रिसेप्टर पर एक्ट करके पेन की परसेप्शन को कम कर देती हैं। इससे पेशेंट को आराम मिलता है, लेकिन साथ में नींद की स्थिति, अत्यधिक आनंद की स्थिति और डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनका मेन यूज कैंसर पेन, पोस्ट सर्जिकल पेन और क्रोनिक सीवियर पेन में होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वाले नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 5 की वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए, इसलिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं। नंबर फर्स्ट है नेचुरल ओपियोइड, प्राकृतिक नारकोटिक औषधियां। जो प्राकृतिक नारकोटिक औषधियां होती हैं वो प्लांट से मिलती हैं, अफीम के। देखते हैं, ये अफीम प्लांट से डायरेक्टली मिलती हैं। एग्जांपल्स है मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन ऐसी नारकोटिक औषधियां हैं जो अफीम के प्लांट से मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। नंबर सेकंड है सेमी सिंथेसिस ओपियोइड, अर्धकृत्रिम नारकोटिक औषधियां। आधी कृत्रिम नारकोटिक औषधियां कौन सी होती हैं? जो आधी नेचुरल होती हैं और आधी सिंथेसिस होती हैं। देखते हैं। ये नेचुरल ओपियोइड से केमिकल मॉडिफिकेशन करके बनती हैं। एग्जांपल्स इनके हीरोइन। हीरोइन एक मॉडिफाइड नारकोटिक है। सेकंड नंबर है ऑक्सीकोडोन। थर्ड नंबर में हाइड्रोमोर्फोन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड है सिंथेटिक ओपियोइड, पूर्ण कृत्रिम नारकोटिक औषधियां। कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती हैं, यानी केमिकल के थ्रू बनाई जाती हैं। नारकोटिक औषधि ये पूरी तरह से केमिकल सिंथेसिस से बनाई जाती हैं। एग्जांपल्स हैं इनके। नंबर फर्स्ट है पैथिडीन। नंबर सेकंड है फेंटानिल। थर्ड नंबर है मेथाडोन और फोर्थ नंबर है ट्रामाडोल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपकी लास्ट हेडिंग है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक नारकोटिक औषधि की एक हेडिंग्स है, इसको समझते हैं। मॉर्फिन सबसे इंपोर्टेंट और पावरफुल नेचुरल ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये अफीम से डायरेक्टली मिलता है और सीवियर पेन कंट्रोल करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो हम मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अफीम से डायरेक्टली मिल जाती है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़े से। आगे इसके फार्मोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। फार्मोलॉजिकल एक्शन, औषधि क्रियाएं। मॉर्फिन मेनली ब्रेन और स्पिनल कोड के माइक्रो ओपियोइड रिसेप्टर पर एक्ट करता है। इससे पेन की संवेदनशीलता और रिस्पॉन्स दोनों कम हो जाते हैं। यह ड्रग एनाल्जेसिक, दर्द से राहत, नींद जैसी स्थिति और खुशी का एहसास पैदा करती है। हाइयर डोज में यानी ज्यादा डोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। मॉर्फिन का इफेक्ट डोज डिपेंडेंट होता है, यानी लो डोज पर पेन रिलीफ और हाई डोज पर एनेस्थीसिया तक हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके यूजेस समझते हैं और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली 5 चैप्टर की वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो फर्स्ट नंबर है बहुत तेज दर्द जैसे कैंसर पेन और पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है। क्लियर है। नंबर सेकंड है हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेन और एंजाइटी दोनों को कम करने के लिए दिया जाता है। थर्ड नंबर है पल्मोनरी एडिमा में रिलीफ देने के लिए काम आता है। क्लियर है। इसमें यही आपका चैप्टर समाप्त होता है।